Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Welcome to lecture number 9 of differential equation. Layout of the lecture. Initially, I will explain the review of the last lecture, what we have studied in the last lecture. Later on, the contents of the lecture. In this lecture, we will find the solution of a non-homogeneous differential equation with the help of undetermined coefficient. Undetermined coefficient एक दफ़ा पहले भी यूज़ कर चुके हैं मगर at that time we used superposition approach, but this time we are using annihilator approach. annihilator operator को last lecture में मैंने properly define किया था, how to find the annihilator operator. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी. मैं थोड़ा सा आपको review कराता हूँ उस lecture का so that we can use that approach to solve a non-homogeneous differential equation. Finally, we will have practice problems as well as the exercise for you to use this approach and learn the method. Initially, हमने ये देखा था कि if you are having any differential equation of second order, of third order or of any order, n order, that differential equation can be converted in terms of an operator. If we say d is a differential, then d square plus d plus 2 represented by the symbol capital L is an operator which is operating on a function y where 5x minus 3 is a non-homogeneous part of that differential equation जिसे हमने g of x से represent किया था. Secondly, हमने ये देखा था कि जो भी linear operator define होता है that operator can be factorized into its factors. बिल्कुल उसी पैटर्न पे फैक्टर्स बनते हैं जैसे आपके पास कोई भी अलजेब्राइक इक्वेशन हो, उस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो लीनियर ऑपरेटर को भी हम उसी तरह फैक्टर बना सकते हैं. सपोज वी आर हैविंग टू फैक्टर्स ऑफ दैट ऑपरेटर. इस ऑपरेटर के मैं यहाँ पर गेस कर लेता हूँ कि कोई भी दो फैक्टर्स बनते हैं. सपोज d माइनस ए एंड d माइनस बी. इस पॉइंट में ये कहते हैं कि ये जो फैक्टर बनते हैं किसी भी ऑपरेटर के, दे आर कम्यूटेटिव इन नेचर. कम्यूटेटिव इन नेचर मीन्स कि आप इसे d माइनस ए लिखें या d माइनस बी इंटू d माइनस ए अप्लाई कर दें. पहले d माइनस ए ऑपरेट कराएं, बाद में d माइनस बी कराएं, पहले d माइनस बी कराएं, बाद में d माइनस ए कराएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये सेम बिहेवियर शो करते हैं. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. Finally, in that lecture we studied annihilator operator. Annihilator operator होता क्या है? एक ऐसा ऑपरेटर होता है जब जो किसी फंक्शन के ऊपर जब ऑपरेट होता है तो उसको किल कर देता है, उसे एनिहिलेट कर देता है, उसे खत्म कर देता है. और यहाँ पर हम जब खत्म का वर्ड यूज करेंगे दैट मीन्स के जीरो आंसर दे देता है. ये जो ऑपरेटर होता है ये भी कुछ प्रॉपर्टीज रखता है. वो प्रॉपर्टीज हमने पॉइंट जे पढ़ी थी, पॉइंट 5 और 6 में मैंने एक्सप्लेन किया है. वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई ऑपरेटर एक फंक्शन को ऑपरेट करता है वो दूसरे फंक्शन को भी ऑपरेट करता है. दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंट फंक्शंस मगर एक ही ऑपरेटर दोनों को ऑपरेट कर रहा है, एनिहिलेट कर रहा है. तो अगर इन दोनों फंक्शंस का हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए तो ये पूरी की पूरी इस एक्सप्रेशन को एनिहिलेट कर देगा. बेसिकली इसका मतलब ये है इस पॉइंट का. 6 पॉइंट ये कहता है कि इफ वी आर हैविंग one annihilator for one function L1, a second annihilator for the second function. मगर जो फर्स्ट फंक्शन है वो फर्स्ट ऑपरेटर है वो सेकंड फंक्शन को एनिहिलेट नहीं करता, जो सेकंड ऑपरेटर है वो फर्स्ट फंक्शन को एनिहिलेट नहीं करता. तो जब आप एनिहिलेटर्स का मल्टीपल बनाते हैं
जो एनिलेटर का मल्टीपल होगा वो दोनों को एनिलेट कर देगा। जब दोनों को एनिलेट कर देगा तो वो चाहे लीनियर फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आए या इंडिविजुअली आए, वो उनको एनिलेट कर देगा। ठीक हो गया? ये बेसिकली ये दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो एनिलेटर फंक्शन से रिलेटेड हैं, मगर हमें आज के टॉपिक में ये रिक्वायर्ड होंगी। फाइनली समरी ऑफ द एनिलेटर जो लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन की थी वो ये कि इफ वी आर हैविंग अ पोलिनोमियल फंक्शन, तो पोलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, जो उसका एनिलेटर ऑपरेटर होगा, पूरी इक्वेशन का एनिलेटर वही होता है। हाईएस्ट पावर इज d power x power n, so d power n plus 1 will be the annihilator. For exponential functions up to n minus 1 power, we will have annihilator of this type. For trigonometric function and exponential function दोनों जब कंबाइन होकर आते हैं तो हमारे पास एनिहिलेटर इस तरह का बनता है। ये वही दो प्रॉपर्टीज हैं जिनका लास्ट 5 और 6 जिनका जिक्र हुआ था। ये मल्टीपल होते हैं तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को एनिहिलेट कर देंगे। ये टेबल आपके माइंड में होना चाहिए आज के कंप्लीट टॉपिक के लिए, बिकॉज हमें हर क्वेश्चन के अंदर एनिहिलेटर डेवलप करना है। जब आपके पास से चीज़ क्लियर हो कि एनिहिलेटर ऑपरेटर क्या होगा, इस कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा, एनिहिलेटर ऑपरेटर आपने डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए ये टेबल आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। Today's approach, annihilator operator approach to find solution of a non-homogeneous differential equation that have constant coefficients. ये उसकी कंडीशन है, the differential equation must have a constant coefficient where the function g of x has a specific form. g of x के बारे में ये नहीं है कि जो मर्जी आप g of x ले लें। g of x हमारे पास लिमिटेड हैं जिनके ऊपर ये एनिहिलेटर ऑपरेटर ऑपरेट होता है, अदरवाइज एनिहिलेटर ऑपरेटर हर जगह पर हम ऑपरेट नहीं करा सकते। So we need some specific kind of function, some specific kind of non-homogeneous part of any differential equation, तब हम ये कर सकते हैं। The form of g of x जहाँ पर हम एनिहिलेटर ऑपरेटर यूज कर सकते हैं वो नंबर 1, this g of x could be a constant function, could be a polynomial, एक्सपोनेंशियल आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए साइन कॉस का, तो हमें कोई मसला नहीं, या फिर इन सारों का आपस में मल्टीपल, सम, इस तरह की फॉर्म्स आ जाएं। अगर ये चीज़ें आती हैं तो हमें कोई मसला नहीं, हम ऑपरेटर बना लेंगे। अगर इसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस आते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, फिर हम गारंटी नहीं करते कि ये वाला मेथड उसके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं। द मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल let me explain you the procedure of this method in letter approach. First, we will have a differential equation, a non-homogeneous differential equation. जब भी हम एग्जाम्पल या मेथड की बात करते हैं तो जनरलाइज इक्वेशन लेते हैं हम, फिर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर की बात नहीं करते। फिर हम अप टू n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। अगर ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो ऑपरेटर बनेगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल L, वो इस फॉर्म का होगा। दिस nth order differential equation with g of x as a non-homogeneous part, that will be written like this: L of y equals to g of x, where L is the operator, y is a function, and g of x is the non-homogeneous part. The function should consist of finite sum and product of the proper kind of function as already explained. जो तीन टाइप के फंक्शंस हमने बताए हैं, g of x उनमें से ही होना चाहिए, या तो उनका सम होना चाहिए, दो आ जाएं, चाहे तीनों आ जाएं, मगर इन तीनों के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके मेथड की तरफ। राइट द गिवन नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द ऑपरेटर फॉर्म। ये सबसे पहला आपका स्टेप होगा जिसके अंदर आप डिफाइन करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है उसका ऑपरेटर क्या है, उसकी जो जी ऑफ एक्स है वो उसकी शेप क्या है, वो क्या बनता है, किस तरह के फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ये चीज़ तो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कभी भी हमारे पास नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसका जो सोल्यूशन होगा दैट सोल्यूशन विल डिपेंड ऑन
two parts. One of them is YC and second one is YP. जो अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट वाला मेथड होता है ये बेसिकली YP को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, YC के लिए नहीं। YC बेसिकली होमोजीनियस जो पार्ट ऑफ इक्वेशन होता है ये उसके सॉल्यूशन को हम YC कहते हैं। सबसे पहले YC फाइंड करते हैं और फिर YP की तरफ मूव करते हैं। YC स्टेप 2 में हम YC फाइंड करेंगे। YC के लिए हम कैसे फाइंड करते थे ऑलरेडी हम कर चुके हैं। g(x) को 0 करें, वी विल हैव अ सिंपल होमोजीनियस पार्ट ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो उसका होमोजीनियस पार्ट होगा उसके रूट्स बनाएं, उससे आप सोल्यूशन लिखें। स्टेप 3, ऑपरेट ऑन बोथ साइड्स of the non-homogeneous equation with a differential operator L1 that annihilates the function. This is the basic part. यहाँ पर हमें ये L1 ट्रेस करना है। L1 क्या होगा? L1 एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको जब आप g(x) के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो इनहिलेट करना चाहिए उसे g(x) को हर सूरत। अगर g(x) सिंपल x है तो L1 क्या होगा, वो जैसे मैंने आपसे कहा था आपके माइंड में टेबल क्लियर होना चाहिए। हम उस टेबल की हेल्प लेंगे और L1 अपने ऑपरेटर्स डिफाइन करेंगे। ये जो L1 होगा ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होगा, ये हम अपने पास से डिफाइन करेंगे। L1 दैट इनहिलेट्स द फंक्शन g(x). L1 को पूरी इक्वेशन पे अप्लाई कर दें। जब आप पूरी इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे तो g(x) के ऊपर जब ऑपरेट होगा तो मैंने आपसे ये कहा कि इसकी प्रॉपर्टी है कि वो g(x) को 0 कर देता है, सो दिस विल बी 0। देन डिलीट ऑल दोज टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक नई टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आई है मगर होमोजीनियस है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, उसी तरीके से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करें जैसे आप YC फाइंड आउट करते थे। फिर इसमें कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो डुप्लीकेट हो रही होंगी जो ऑलरेडी आप YC में स्टेप 2 में कर चुके हैं। दैट मीन्स कि आप YC पहले कर चुके हैं कैलकुलेट। अभी आप जो भी करेंगे इसको YC प्राइम कह लें या इसे कुछ भी नाम दे दें। अभी आप जो कैलकुलेट करेंगे मैं इसे सपोज YC प्राइम कह देता हूँ। अभी जो YC प्राइम आप कैलकुलेट करेंगे इसमें इस YC की भी कुछ टर्म्स होंगी प्लस कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स होंगी। जो YC वाली टर्म्स हैं उनको छोड़ देंगे मगर जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं इनको कंसिडर कर लेंगे और हम इनको यूज करके YP डिफाइन कर लेंगे। होप सो कि आपको बात समझ आई है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट कि हम इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से एक सॉल्यूशन बनाएंगे। उस सॉल्यूशन में कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो ऑलरेडी YC में शामिल हो चुकी हैं, वो जो टर्म्स हैं वो छोड़ देंगे, जो रह जाएंगी उसे हम YP कह देंगे। फिर YP को उसी तरीके से आपने लेके चलना है जैसे आपने अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट वाला मेथड किया था, सुपरपोजिशन वाला, कि YP को आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आना है। फॉर्म अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स दैट रिमेन्स। दिस इज द फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट YP। अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड क्या कहता था कि जो YP आपने डिफाइन कर लिया है उसे आप सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स आप जो रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स हैं वो कैलकुलेट करें, put those constants back into YP, your YP will be complete. Put the value of YP in a general solution, YC plus YP, इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करेंगे, your general solution will be complete। ये 8 स्टेप्स हैं। इन 8 स्टेप्स के ऊपर 6 स्टेप्स तक आपने सिर्फ YP ढूंढना है कि वो क्या होगा। Once YP is clear, then put that YP in a differential equation and find the solution। सो बेसिक पार्ट ये है कि अगर आपको ऑपरेटर डिफाइन करना आता है, स्टेप 3 आप ठीक कर लेते हैं, आगे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बाकी सेम काम होगा। बाकी आगे सिंपल जस्ट प्रैक्टिस है, रिपीटिशन है, डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर स्टेप 3 डिफरेंट होगा। स्टेप 3 उस टेबल के साथ रिलेट करता है जो ऑलरेडी पहले मैंने आपको बताया है, वो टेबल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। Example number 1. We are having
a second order differential equation where the non-homogeneous part, yeah, g of x is simply 4x square. A simple value of g of x, not a complicated kind of a question. हमारा एनिलेटर ऑपरेटर भी बड़ा सिंपल सा होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा. स्टेप 1 क्या कहता था कि आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑपरेटर की फॉर्म में लिख दें. हमने क्या किया कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑपरेटर है L operating on y where this part is called g of x. This is g of x. After that, स्टेप 2 में हमने क्या करना था कि जो L of y आया है उसे इक्वल्स टू 0 करें, होमोजेनियस इक्वेशन बनाएं एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन, जिसका नाम होगा yc. L of y we put it equal to 0, put it equal to 0 कह दें या आप g of x को 0 कर लें. होमोजेनियस इक्वेशन डेवलप करें with the help of auxiliary equation, find the solution. सॉल्यूशन आते हैं -1 -2. मैं इस डिटेल में नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी ये हम 2-3 लेक्चर्स पहले कर चुके हैं. Once you found the solution of that auxiliary equation, the roots of that auxiliary equation, the roots are distinct and real, और जब distinct और real होते हैं तो हम उन्हें exponents की फॉर्म में लिख देते हैं. ये था स्टेप 2. स्टेप 3 में मैंने आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये क्लियर हो जाता है देन वी डोंट हैव एनी इशू. फर्दर सॉल्यूशन सिंपल सा है, वो बाकी सिंपल अलजेब्राइक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इस तरह की चीजें हैं. स्टेप 3 में आपने थोड़ा सा सोचना है. जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स इज बेसिकली 4x स्क्वायर. मैंने आपसे ये कहा है कि वी नीड एन ऑपरेटर, उसका नाम L1 मेथड में बताया था. इस तरह का होना चाहिए कि जब वो इसके ऊपर ऑपरेट हो तो आंसर 0 आ जाए. दैट मीन्स L1 जब इस 4x के ऊपर ऑपरेट हो आंसर 0 आ जाए. अब L1 की कौन सी ऐसी वैल्यू हम सेलेक्ट करें कि हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा. सपोज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ d क्यूब, और ये सिंपल सी चीज है, ये आप भी जानते हैं इस बात को. पहली दफा जब आप डेरिवेटिव लेंगे यू विल गेट डी स्क्वायर, इट विल बी 8x. दूसरी दफा जब आप डेरिवेटिव लेंगे यू विल गेट 8. तीसरी दफा जब आप डेरिवेटिव लेंगे यू विल गेट 0. इसका मतलब क्या हुआ कि d क्यूब 4x स्क्वायर को एनिलेट करता है. देन वी डिफाइन d क्यूब 4x के ऊपर ऑपरेट होगा, वी विल गेट 0 आंसर. सो द रिक्वायर्ड annihilator for the current g of x is d cube. ठीक. अब d cube को हमने क्या करना था, स्टेप 4 में हमने क्या करना था कि once annihilator operator is defined, तो आपने annihilator operator को पूरी इक्वेशन जो मेन इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी. राइट साइड ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगी एज पर द डेफिनेशन ऑफ L1. जब हम ऑपरेट करेंगे जो L1 हमारे पास आया पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, we will get 0 on the right hand side. Now what we have a new homogeneous differential equation जिसका ऑपरेटर क्या है, d क्यूब d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 y इज इक्वल टू 0. ये L1 था, ये L है. अब आपने इस होमोजीनियस जो नई आपके पास इक्वेशन आई है, इस होमोजीनियस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और फाइंड इट्स सॉल्यूशन, जिसे मैंने YC प्राइम कहा था. YC प्राइम के अंदर बहुत सी ऐसी टर्म्स होंगी जो ऑलरेडी YC जो आप पहले फाइंड कर चुके हैं उससे डुप्लीकेट होंगी. वो टर्म्स छोड़ देनी है, जो रिमेनिंग होंगी उन्हें YP कहेंगे. इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं. इससे सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन डेवलप की. दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन.
ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे आती है वो अगेन कोई बात करूंगा, पहले आप कर चुके हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स फाइंड आउट करेंगे। एम क्यूब, देखें यहाँ पर एक चीज आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि रिपीटिशन का मतलब क्या होता है। एम की टोटल वैल्यू पावर, मैक्सिमम पावर क्या है, 3 + 2 मल्टीप्लाई करें तो 5 पावर है, तो इसका मतलब है 5 रूट्स आपके आएंगे, 5 से कम नहीं होने चाहिए। एम क्यूब से अगर आप रूट निकालें तो आपने ये काम नहीं करना कि एम क्यूब को आप लिख दें इस तरीके से, एम क्यूब इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू 0। ये काम नहीं करना। एम क्यूब इक्वल टू 0 इसका मतलब है यू नीड 3 वैल्यूज ऑफ एम। हाँ, वैल्यू एक ही आती है, अगर एज पर रूल वो 3 होनी चाहिए, तो आप वो 3 दफा लिख देंगे जो भी आती है। ठीक है, so here we have 3 values of m, 2 other values, simple, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें या मिड टर्म ब्रेक करते हैं। ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन से 3 रूट्स आ गए, टोटल हमारे पास आ गए 5 रूट्स। 5 रूट्स को आप बस उन्हें सोल्यूशन की फॉर्म में लिख दें, जैसे आपने वाई सी लिखा था वैसे वाई सी प्राइम या इसे वाई कह लें या जो भी आप कह लें। इनमें मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो डुप्लीकेट होंगी वाई सी के साथ, और ये हर सूरत ऐसा होगा और हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। यहाँ पर जो डुप्लीकेट हो रही हैं वो एक ये है और एक ये है। ये वो दो टर्म्स हैं जो ऑलरेडी वाई सी में आ रही है। आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर C4 है मगर वाई सी में C1 लिखा हुआ था। कॉन्स्टेंट्स को नहीं देखना, आपने बाकी पार्ट्स को देखना है। सेम इज द केस, यहाँ पर C5 है, वहाँ C2 लिखा हुआ था, सो आपने कॉन्स्टेंट्स नहीं देखने। यार ये डुप्लीकेटेड टर्म्स हैं, इनको छोड़ दें, बाकी जो रह जाएंगी वहां से हम डिफाइन करेंगे अपना वाई पी। बाकी जो रह गई हैं वो हैं C1 + C2x + C3x²। अब यहां से हम अपना डिफाइन करेंगे वाई पी। जब वाई पी डिफाइन करेंगे तो फिर हम C1 C2 C3 वाली बात नहीं करते, फिर हम उसी पैटर्न पे चलते हैं जो हमारा पैटर्न था अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट पहले वाले में जो यूज़ किया था पैटर्न, उसी को a + bx + cx²। दिस इज द बेसिक वाई पी पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब आप वाई पी डिफाइन कर लेते थे फिर आप उसके बाद क्या करते थे, आपका काम है सिर्फ a b और c को ट्रेस करना, यहाँ पुट करना, योर वाई पी इज कंप्लीट। कैसे फाइंड करते थे, ये काम भी आप अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट में कर चुके हैं कि आप इसे मेन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करें, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं उनमें हमने जस्ट से काम करना है। हियर वी डिफाइंड वाई पी। वाई पी एक दफ़ा डिफाइन हो गया, फिर अगला टारगेट मैंने आपको बताया है कांस्टेंट्स ट्रेस करना। कांस्टेंट्स ट्रेस करने के लिए आपने क्या किया कि फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, उसे मेन इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। दिस वाज द मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन में जब आपने पुट किया तो मेन इक्वेशन आपके पास आ गई इस फॉर्म में। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, राइट हैंड साइड ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कंटेनिंग g of x, दैट इज 4x²। x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, यू विल गेट a b एंड c। तीन इक्वेशंस आएंगी, तीन इक्वेशन से आप a b c ट्रेस करें, योर वाई पी विल बी कंप्लीट आफ्टर फाइंडिंग दिस a b एंड c। अगर डायरेक्ट आता है, जैसे यहाँ पर तो c डायरेक्ट आ रहा है, c को यहाँ पुट करेंगे b डायरेक्ट आ जाएगा, a b और c दोनों आगे पुट करें a डायरेक्ट आ जाएगा। अगर डायरेक्ट नहीं भी आते तो ये सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करें, दूसरे की तीसरे में पुट करें, यू विल गेट द कॉन्स्टेंट्स। Once yp is complete, write the general solution of a non-homogeneous equation। जनरल सोल्यूशन फिर क्या होगा, जनरल सोल्यूशन का मतलब ये होगा कि आपके पास ये हो गया वाई सी और ये जो पार्ट है ये वाई पी के ऊपर डिपेंडेंट है। सो द जनरल सोल्यूशन विल बी वाई सी प्लस वाई पी। ठीक है, दिस वॉज द एग्जाम्पल नंबर 1, undetermined coefficient with the help of annihilator approach। One more example, basic theme g of x है,
हमारे क्वेश्चंस की कम्प्लेक्सिटी सिर्फ और सिर्फ इस जी ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड करती है। जी ऑफ एक्स मुश्किल हुआ तो इन्हीलेटर मुश्किल बनेगा, थोड़ा सा काम टफ होता जाएगा। अगर जी ऑफ एक्स सिंपल हुआ then we will not have any issue. Step 1, आप इसे ऑपरेटर की फॉर्म में शिफ्ट कर दें। Step 2, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, रूट्स ट्रेस करें, राइट द कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। सिंपल सा काम है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, प्रैक्टिस है, पहले से करते आ रहे हैं, जहाँ तक आपने एज पर द रूटीन करना है। नई चीज़ है YP बनाना विद द हेल्प ऑफ इन्हीलेटर अप्रोच। आप देखें, मैंने आपसे ये कहा था कि एक प्रॉपर्टी जो कि मैं यहाँ पर लिख दूं वो ये थी कि इफ़ यू हैव L1 वो Y1 को इनिलेट करता है, L2 Y2 को इनिलेट करता है। तो जब L1 L2 आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को इनिलेट करेगा। ठीक हो गया, ये वो प्रॉपर्टी थी। 8 e पावर 3x इसका इनिलेटर ऑपरेटर आप फाइंड आउट करें यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल। ठीक है, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि 8 - D - 3 कैसे आया है तो आप टेबल की हेल्प लेना चाहें तो टेबल की हेल्प ले लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आया। इसी तरह आप D² + 1 को अगर चेक करना चाहते हैं कि ये टर्म कैसे आई है, ये इनिलेटर ऑपरेटर एज पर द टेबल हमारे पास आया है, टेबल के साथ आप कंपेयर करें तो आपको D-3 का भी ट्रेस हो जाएगा कि ये कैसे आया है, क्योंकि बेसिकली टेबल के अंदर मैंने 3 तरह के फंक्शंस बताए हैं। फर्स्ट फंक्शंस हैं पोलिनोमियल्स, सेकंड फंक्शंस हैं एक्सपोनेंट्स और थर्ड फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर आपके पास ये दोनों मिल के आए हैं, प्लस होके आए हैं। ठीक, तो आप जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उस मेथड से इन्हीलेटर ऑपरेटर निकालें, जो ट्रिग्नोमेट्रिक का मेथड था उससे आप सेकंड इन्हीलेटर ऑपरेटर निकालें। D-3 8 e पावर 3x को इनिलेट करता है, D² + 1 इसको इनिलेट करता है। तो जब हम इन दोनों को इकट्ठा करके बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, हम जब इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, L1 L2 को ऑपरेट कराएंगे तो वो कंप्लीट दोनों को इनिलेट करेगा। ठीक है, आप इस प्रॉपर्टी को माइंड में रखें और ये बात लिखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही होता है। वंस द इनिलेटर ऑपरेटर ऑफ जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड, फिर आपने क्या करना होता है कि इसको ये स्टेप 3 है जिसमें आपने डिफाइन करना है। फिर आपने इस इनिलेटर ऑपरेटर को इक्वेशन जो गिवन होगी मेन डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी बोथ साइड्स पे ऑपरेट करा देना है। जी ऑफ एक्स ऑटोमेटिकली विल गेट इक्वल्स टू 0। जब जी ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगी टर्म्स, वो आपके पास एक नई नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आएगी। दिस वाज स्टेप 3। अब आपने क्या करना है कि जो स्टेप 3 के एंड पे एक होमोजीनियस इक्वेशन नहीं आई है, इस होमोजीनियस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं और उसका सॉल्यूशन लिखना है। Here what we have did, define रूट्स जब भी निकालने हो, सॉल्यूशन जब भी लिखना हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स लिखते हैं, रूट से हम लोग अपना एक सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में मैंने आपसे ये कहा था कि देयर विल बी सम रिपीटिशन फ्रॉम YC। ये जो YC से रिपीटिशन होगी, इनको छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट विल बी नेम्ड एज YP। YP वंस डिफाइन, फिर YP जब डिफाइन करते हैं तो फिर C3 C4 C5 आपने नहीं लिखना है, फिर आपने सिंपल ABC लिख देना है जैसे मैंने यहाँ पर कहा है। अब अगला काम हमारा ये है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस A B एंड C। ABC ट्रेस करें,
किस तरीके से ट्रेस करना है अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट वाली अप्रोच से। वो अप्रोच क्या है? वो अप्रोच ये कहती है कि टेक the first derivative, the second derivative, and the third derivative as much derivative as required in the and put those derivatives in the main differential equation. Find the values of the constants. The values of the constants आ जाएंगी, your YP will be complete. Once the YP is complete, then your general solution will be complete. General solution YC plus YP पे dependent होता है, so it will be complete. Step 7 में फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, इक्वेशन में पुट कर दिया। ये इक्वेशन का g of x था। विद द हेल्प ऑफ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स you will find the constants a, b and c. Once the a, b, c are clear, your yp is complete. yp जब भी complete हो जाए तो जनरल सॉल्यूशन हम आसानी से लिख सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन is depending on this yc and the remaining part is yp. Using the same approach हम आगे एक दो एग्जाम्पल मज़ीद देखते हैं और होप्स हो कि आपको एग्जैक्ट थीम और बात समझ आ रही होगी कि इस मेथड में करना क्या है। Example number 3. In this example number 3, the only and the important part is this g of x. Step 1 वो आप कर लेंगे। स्टेप 2 YC वाला काम भी आप कर लेंगे। स्टेप 3 है जो मैंने एक्सप्लेन करना है। Once the YP is clear, remaining part आप लोग खुद देख लीजिएगा। G of x is depending on two parts. One of them is 5x. अगर मैं 5x का इंडिविजुअल ऑपरेटर लिखना चाहूँ तो ये सिंपली x है तो ये t स्क्वायर बनेगा। वो 5x को इनहिलेट करता है। Second part is e power minus x. e power minus x का मैं अगर इनहिलेटर लिखना चाहूँ तो इट विल बी d माइनस अल्फा था और अल्फा की वैल्यू -1 है तो इट विल बी +1. इट विल बी 0. दो ये L1 ये L2 ये Y1 ये Y2 d+1 5x को इनहिलेट नहीं करता, d स्क्वायर इसको इनहिलेट नहीं करता। सो अगर मैं यहाँ पर कर दूं दोनों ऑपरेटर्स को इकट्ठा कर दूं तो वो 5x प्लस e पावर माइनस x दोनों को इनहिलेट करेगा। ये बेसिकली मेन एक प्रॉपर्टी थी जो हमने की थी। प्रॉपर्टी 6 थी या 5 थी आई थिंक। वंस द इनहिलेटर इज क्लियर, पूरी इक्वेशन की बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट अ न्यू फॉर्म ऑफ अ होमोजेनियस इक्वेशन। इस न्यू फॉर्म ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर आप रूट्स निकालेंगे m+1 with the help of auxiliary equation. ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आप बनाते हैं यहाँ पर तो ये कुछ पार्ट ऐसा होता है जो ऑलरेडी पहले शामिल था d²+8, इट इज d²+8। इस वजह से हम कहते हैं कि रिपीटेशन ऑफ रूट्स होंगी, हर सूरत होंगी। सो हम इस जो नई ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है यहाँ से हम अपना एक सोल्यूशन लिखते हैं। दैट सोल्यूशन विल बी y, जितने भी रूट्स आते हैं दीज आर द नंबर ऑफ रूट्स। टोटल m की वैल्यूज कितनी है 2 3 4 5, सो दीज रूट्स मस्ट बी 5 1 2 3 4 एंड 5। कॉम्प्लेक्स जब भी आते हैं वो पेयर की फॉर्म में आते हैं। कॉम्प्लेक्स को लिखने का मेथड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो साइन और कॉस की फॉर्म में शिफ्ट हो जाते हैं और अगर रियल पार्ट शामिल हो तो वो साथ एक्सपोनेंट बनता है। यहाँ रियल पार्ट नहीं है सो एक्सपोनेंट नहीं आएगा। दिस इज द रिपीटिशन फ्रॉम YC, द रिमेनिंग पार्ट, this is the remaining part, this will generate the particular solution.
वंस द पर्टिकुलर सोल्यूशन इज सिलेक्टेड तो आप कॉन्स्टेंट्स को सिंपल ABC की फॉर्म में लिखते हैं। ABC की फॉर्म में लिखना मस्ट नहीं है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसमें लिखते हैं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स की मिक्सिंग ना हो। YP इज क्लियर। YP को ट्रेस करने के लिए आप क्या करें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव, जितने भी डेरिवेटिव के ऑर्डर की इक्वेशन है उतने डेरिवेटिव्स लेने के बाद इसे मेन इक्वेशन में पुट कर दें। फाइंड द कॉन्स्टेंट्स, ABC ट्रेस करें, YP में पुट कर दें। Once ABC are found, YP is clear, put it back into this differential equation, your Y will be clear। तो ये Y आपका जनरल सोल्यूशन है, ये कंप्लीट आपके पास आ जाएगा। One more example। Again मैं सिर्फ आपके इनलेटर ऑपरेटर तक हेल्प करता हूँ, बाकी काम आप होप्सो के खुद ही कर लेंगे। इस वक्त जो मेरे पास GFX आया है, इट इज समथिंग x cos x प्लस cos x। मैं मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बेसिक कॉस और साइन आ जाएं तो हमारे पास बेसिक रूल क्या था। बेसिक रूल वाज d स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ माइनस 2 अल्फा d प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पावर n, where n is the power of x plus 1। d स्क्वायर टू अल्फा, अल्फा जो हमारे पास e पावर अल्फा x होगा, ये e की पावर का अल्फा है। बीटा इज बेसिकली द एंगल ऑफ कॉज ऑफ बीटा x। ठीक है, सो ये हमारे पास टर्म्स सारी गिवन है। मैं फर्स्ट टर्म का सिर्फ इनिलेटर लिखता हूं, d स्क्वायर माइनस अल्फा e की पावर है, e नहीं है सो अल्फा विल बी 0, सो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। प्लस अगेन अल्फा इज 0, बीटा एंगल है सो होल पावर, जो n की जितनी भी पावर है उससे एक ज्यादा 2, दैट मीन्स d स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इस फर्स्ट टर्म का इनहिलेटर ऑपरेटर होगा। अब सेकेंड टर्म की तरफ आते हैं। d स्क्वायर अगेन अल्फा नहीं है, सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म प्लस 1, x भी नहीं है सो x पावर 0 हो गया, x नहीं है दैट मीन्स x पावर 0 तो प्लस 1, सो वी हैव d स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1। अब दोनों इनहिलेटर सेम है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज टू डिफरेंट इनहिलेटर्स हम क्या करेंगे, हम d स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एक ही इनहिलेटर लेंगे। अब ये इनहिलेटर फर्स्ट टर्म को भी इनहिलेट करता है, सेकंड टर्म को भी इनहिलेट करता है। कम हियर टू स्टेप 3, ये वो इनहिलेटर हो गया जो मैंने एक्सप्लेन किया। अगेन फॉर cos x यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ इनहिलेटर, स्क्वायर की जरूरत नहीं है मगर आ भी गया तो कोई मसला नहीं। सो होल इनहिलेटर फॉर दिस g of x विल बी दिस विद द स्क्वायर, इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट अ न्यू फॉर्म ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन
फाइंड द रूट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि रूट्स जब भी आते हैं अगर कम्प्लेक्स आ जाएं तो पेयर की फॉर्म में आते हैं। 3 अगर प्लस में आए हैं तो 3 फिर इमेजिनरी भी होंगे प्लस माइनस के साथ प्रॉपर पेयर्स की फॉर्म। जी बेसिकली हमारे पास 3 पेयर्स आए हैं। इनके रूट्स सॉल्यूशन कैसे लिखना है ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो रिपीटिशन होगी वो छोड़ देंगे, जो रिपीटिशन नहीं है वहीं से हम वाई पी सेलेक्ट कर लेंगे। रिमेनिंग काम आपके लिए वो आप खुद ही कंप्लीट कीजिएगा। सेलेक्ट वाई पी में C3 C4 C5 वगैरह ना लिखें। जो वाई पी सेलेक्ट करेंगे उसमें आप ABC की नोटेशन यूज़ करें। ABC की नोटेशन के साथ अपने काम को कंप्लीट करें, सोल्यूशन फाइंड करें और यहाँ पे लिख दें। One more example, 10 e power minus 2x cos of x. लास्ट मैं सिर्फ आपको एनिलेटर ऑपरेटर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी वाई सी कैसे निकाला था वो सारे स्टेप्स आप वो इतने मुश्किल नहीं हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ एक नई जो चीज़ है वो एनिलेटर ऑपरेटर है। एनिलेटर ऑपरेटर जो लास्ट मैंने एग्जांपल में एक्सप्लेन किया वो ये था -2 अल्फा डी प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पावर n बेसिकली x की वैल्यू होगी +1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन e पावर अल्फा की वैल्यू क्या है -2, बीटा की वैल्यू है +1। डी स्क्वेयर -2 आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा +4d प्लस अल्फा की वैल्यू मैंने आपसे ये कहा है -2 है सो इट विल बी 4, बीटा की वैल्यू 1 है सो इट विल बी 1, x नहीं है सो इट विल बी 1। x नहीं है मीन्स x पावर 0। जब x पावर 0 है तो हम 1 ऐड करेंगे तो वो 1 बन जाएगा। डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 5, this is the annihilator approach, annihilator operator L1 for the function g of x। और ये जो मैंने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला जो कि ऑलरेडी टेबल में गिवन था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसे डेवलप भी किया है और फाइंड भी किया है। दिस इज द एनिहिलेटर ऑपरेटर। ऑपरेट करें कंप्लीट इक्वेशन के साथ बोथ साइड्स पे और सोल्यूशन फाइंड आउट करें। नई नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका सोल्यूशन निकालें, वाई भी डिफाइन करें, फिर अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट वाली अप्रोच यूज करें, कांस्टेंट्स फाइंड करें। रिमेनिंग काम आई होप सो कि आप कर लेंगे। बाकी कुछ स्टेप्स तक मैंने कर दिया है, कंप्लीट आप खुद कर लें। वन मोर क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6। आई थिंक सो दिस विल बी द लास्ट एग्जाम्पल। आप पहली टर्म का एनिहिलेटर लिखें। पहली टर्म है 5x² और जितना मुझे आता है d³ can easily annihilate this thing। Same is the case -6x जो ऊपर मैंने d³ लिखा है वो इसे भी एनिहिलेट करता है। सो वैसे तो इसका d² है मगर d³ मैं एक बना चुका हूँ सो इट विल एनिहिलेट इट। सो मैं d³ को लिखता हूँ। अभी तक जो एनिहिलेटर मैंने सिलेक्ट किया है वो एक ही है, दैट इज d³। दैट मीन्स कि एक ही एनिहिलेटर पहली दो टर्म्स को क्लियर करता है। अब आ जाते हैं थर्ड टर्म की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है दैट इज 4x² e पावर 2x। हम लोग इतनी बात जानते हैं कि x पावर n-1 e पावर अल्फा x का अगर एनिहिलेटर ऑपरेटर डिफाइन करना चाहें तो इट विल बी d माइनस अल्फा पावर n। सो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। वी विल हैव d माइनस अल्फा की वैल्यू 2 है
n -1 की जगह पे 2 है, सो n विल बी 3। नेक्स्ट जो इनिलेटर अभी तक डिफाइन किया है दैट इज d -2 पावर 3। फाइनल जो टर्म है वो 3 e पावर 5x है। अगर मैं इसका इनिलेटर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली लिखता हूं तो इट विल बी d -5, x की वैल्यू 0 है पावर में, सो इट विल बी 1 एंड द ऑपरेटर विल बी d -5 पावर 1। अब ये तीनों मेरे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, मगर जब मैं फाइनल अपना इनिलेटर फॉर द होल जी ऑफ एक्स डिफाइन करूंगा, क्योंकि मैंने होल जी ऑफ एक्स को 0 बनाना है एक नई होमोजीनियस इक्वेशन डेवलप करने के लिए, सो माय ऑपरेटर L1 विल बी d क्यूब d -2 पावर 3 एंड d -5। ये मेरा कंप्लीट इनिलेटर इनिलेटर ऑपरेटर है, तो कंप्लीट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके बाद एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस जनरेट होगी। फिर मैंने y डेवलप करना है, फिर yp डेवलप करना है, फिर अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट वाली अप्रोच अप्लाई करनी है और सोल्यूशन की तरफ मूव करना है। ये रिमेनिंग सारा जो भी पार्ट है इस क्वेश्चन का आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे, खुद ही सॉल्व करेंगे। मैंने जस्ट आपको ऑपरेटर डिफाइन करना या बनाना सिखाया है, बाकी काम जस्ट प्रैक्टिस है, वो आप खुद ही कर लीजिएगा। हियर वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपकी नज़र सिर्फ इस चीज़ पे होनी चाहिए कि आपके पास जो g ऑफ x है वो क्या है। ये सारे वो g ऑफ x हैं जिनको हम टैकल कर चुके हैं, कोई भी ऐसा g ऑफ x नहीं है जो उनसे अलग हो। Here are some questions with initial condition। जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं इनिशियल कंडीशन के साथ हैं।